क्या हाल है दोस्त? उम्मीद करता हूँ आप सब अपने घर पे बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सुरक्षित होंगे। आज हम लोग CUET में बिजनेस स्टडी का सैंपल पेपर फटाफट से डिस्कस करने आए हैं। इस वाले पेपर को मैं आपका रिवर्स ऑर्डर में शुरू कर रहा हूँ। ये 305E और टेक्स्ट बुकलेट B है। फटाफट से इसको एक बार जो रिवाइज करते हैं। चलिए मैं इसको रिवर्स ऑर्डर में अपने पास लेके चल रहा हूँ। रिवर्स ऑर्डर में क्वेश्चन जिसके जल्दी जल्दी होते जाएंगे। आइए जरा देखें कैसे है। सबसे पहले यहाँ से अपने पास जो है पेपर शुरू हो रहा है। कह रहा है आइडेंटिफाई द इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन डिस्कस इन द फॉलोइंग लाइंस। कह रहा है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस मेक करते हैं मनी बाय सेलिंग गुड्स एंड प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू कंज्यूमर। दस कंज्यूमर फॉर्म एन इंपॉर्टेंट ग्रुप among the many stakeholder of business like other stakeholders. Their interest has to be well taken care of. इनके इंटरेस्ट की हमें जो है पूरी जानकारी रखनी पड़ेगी। आप लोगों ने पढ़ा होगा इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन दो तरीके से चलता है, एक कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से, एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू में जब हम कंज्यूमर की इन चीजों की तरफ ध्यान देते हैं तो ये हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, बिकॉज हम इनसे पैसा कमा रहे हैं। कंज्यूमर ही वो लोग हैं जो हमें अपना आके पैसा देते हैं और हमारी गुड्स एंड सर्विसेज को लेके कंज्यूम करते हैं। तो हमारी ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम इनके इंटरेस्ट का खास ध्यान रखें। तो इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा अपने पास सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऊपर कह रहा है इफ एनी ऑफ द पार्टीज आर नॉट सेटिस्फाइड बाय द ऑर्डर ऑफ डैश दे कैन अपील अगेंस्ट सच ऑर्डर टू द स्टेट कमीशन। देखो स्टेट कमीशन में आप अपील सिर्फ तब करोगे जब आप डिस्ट्रिक्ट कमीशन के ऑर्डर से सेटिस्फाइड नहीं हो। तो करेक्ट आंसर आपके पास बन जाएगा डिस्ट्रिक्ट कमीशन। अच्छा, इसमें आगे ये भी बात है कि कितने दिन के अंदर आपको जो है कंप्लेन करनी पड़ती है। तो 45 डेज के अंदर आपको जो है कंप्लीट करनी पड़ती है। अगर डिस्ट्रिक्ट कमीशन का ऑर्डर आया, आप उससे सेटिस्फाई नहीं है, तो आप अल्टीमेटली स्टेट कमीशन में जाके जो है इसको रिपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन 45 डेज के अंदर कर सकते हैं। ये क्वेश्चन और ज्यादा अच्छा होता अगर ये लोग 45 डेज का पूछते, पर इन्होंने क्वेश्चन को बहुत ज्यादा बेसिक बना दिया कि आदमी अगर स्टेट कमीशन के अंदर कंप्लेन कर रहा है तो कंप्लेन तभी करेगा जब वो डिस्ट्रिक्ट कमीशन के ऑर्डर से सेटिस्फाई नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर डिस्ट्रिक्ट कमीशन होगा। इसके अलावा ऊपर 48 क्वेश्चन कह रहा है आइडेंटिफाई करें द फंक्शन परफॉर्म बाय फाइनेंशियल मार्केट फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फाइनेंशियल मार्केट के कई फंक्शंस होते हैं, इन स्टेटमेंट में कौन सा फंक्शन लग रहा है वो बताएंगे। होल्डर ऑफ द एसेट्स कैन रेडिली सेल देयर फाइनेंशियल एसेट। अगर आप रेडिली सेल कर रहे हो तो ये लिक्विडिटी की बात कर रहा है। फाइनेंशियल मार्केट इतना ज्यादा लिक्विडिटी वाला मार्केट होता है जहां पे आप किसी भी वक्त 24/7 अपने फाइनेंशियल एसेट को बेच के चल सकते हो थ्रू द मैकेनिज्म ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। तो इसमें कौन सा फंक्शन परफॉर्म हो रहा है? तो फंक्शन परफॉर्म हो रहा है प्रोवाइड लिक्विडिटी टू फाइनेंशियल एसेट, क्योंकि लिक्विडिटी अपने पास जो है वो मिल रही है फाइनेंशियल मार्केट की तरफ से। अगर मार्केट ऐसा होगा जहां 24/7 आप ट्रेडिंग कर पा रहे हो तो अल्टीमेटली आपकी फाइनेंशियल एसेट को एक लिक्विडिटी मिल गई, जब मर्जी चाहे आप उसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। तो 48 का आंसर होगा सेकंड। ऊपर 47 ओनली अ 5% इंक्रीज इन लेबर कॉस्ट मे बी मोर ट्रबलसम, ये ज्यादा टेंशन वाला होगा देन 15% इंक्रीज इन पोस्टल चार्जेस। अगर पोस्टल चार्जेस में 15% इंक्रीज भी आ जाए, उससे ज्यादा बुरा लेबर कॉस्ट में 5% चेंज आ जाए तो वो है। कह रहा है कि इसमें कौन सा कंसेप्ट पॉइंट आउट हो रहा है। ये कंट्रोलिंग का क्वेश्चन है। कंट्रोलिंग के अंदर दो बातें हम लोगों ने पढ़ी हुई हैं, एक मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन और एक CPC यानी क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल। मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन कहता है कि जो भी डेविएशन एक्सेप्टेबल रेंज के बियॉन्ड होंगी हम उनको मैनेजमेंट के नोटिस में लेकर आएंगे। क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल का मतलब है कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो सक्सेस के लिए क्रिटिकल होती हैं रादर देन कुछ चीजें। तो अगर 15% पोस्टल चार्जेस बढ़ भी जाएंगे, इनसे सक्सेस के ऊपर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर लेबर कॉस्ट 5% भी बढ़ जाएगी तो लेबर से मेरा रोज का काम है, इसमें अपने पास जो है ये मेरी सक्सेस के लिए क्रिटिकल है, तो इस पे क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल वाला हिसाब किताब लगेगा। तो इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल। सेकंड आंसर इसका जो है ठीक बनेगा। ऊपर नेक्स्ट फिर अपने पास बोल रहा है आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ कंट्रोलिंग प्रोसेस। कंट्रोलिंग की जो प्रोसेस है कहां से शुरू होती है? तो कंट्रोलिंग की प्रोसेस शुरू होती है सेटिंग अप ऑफ स्टैंडर्ड से। तो सेटिंग अप ऑफ स्टैंडर्ड्स यानी कि C पॉइंट जहां पे पहला आ रहा होगा, ये फोर्थ आंसर इसका जो ठीक बन जाएगा। पर एक बार चेक कर लेते हैं। सेटिंग अप ऑफ स्टैंडर्ड के बाद हम लोग मेजर करते हैं परफॉर्मेंस को। तो पहला ये, देन मेजर करते हैं परफॉर्मेंस, देन कंपैरिजन करते हैं अपनी परफॉर्मेंस का स्टैंडर्ड के साथ, तो ये थर्ड होगा, और फिर एनालाइज करते हैं डेविएशंस। तो CBDA फोर्थ ऑप्शन है। फोर्थ ऑप्शन आपके पास जो यहाँ पे ठीक होते हुए चलेगा। देन नेक्स्ट 45 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिमिटेशन ऑफ कंट्रोलिंग। अगर कोई भी क्वेश्चन ऐसा आपके पास आ जाए जिसमें पूछे कि लिमिटेशन नहीं है, तो पक्की बात है फिर वो लिमिटेशन नहीं, फिर वो फायदा आपको देगा, क्योंकि फायदा ही लिमिटेशन में ऑड वन आउट होगा। तो इफ इट इज सेइंग इट इज नॉट अ लिमिटेशन ऑफ कंट्रोलिंग, चूज बेनिफिट। कॉस्टली अफेयर ये लिमिटेशन है। रेजिस्टेंस फ्रॉम एम्प्लॉय ये भी लिमिटेशन है। लिटिल कंट्रोल ऑन एक्सटर्नल फैक्टर ये भी लिमिटेशन है। इंश्योर ऑर्डर एंड डिसिप्लिन ये फायदा है। तो नॉट अ लिमिटेशन मतलब आपको फायदा ढूंढना है। तो करेक्ट ऑप्शन 45 का 3 हो जाएगा। नेक्स्ट 44
डैश इज अ प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग द बिहेवियर ऑफ द पीपल बाय मेकिंग देम स्ट्राइव वॉलंटरली टुवर्ड्स अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। डायरेक्टिंग चैप्टर का क्वेश्चन है। डायरेक्टिंग चैप्टर में 4 एलिमेंट्स होते हैं, लीडरशिप, मोटिवेशन, सुपरविजन और कम्युनिकेशन। तो ये लीडरशिप की डेफिनेशन है। लीडरशिप के अंदर आप इन्फ्लुएंस करते हो बिहेवियर ऑफ द पीपल और इस तरीके से करते हो कि वो वॉलंटरीली अपनी इच्छा से कंपनी के गोल्स को पूरा करने के लिए लग जाए। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ लीडरशिप। 44 का आंसर अपने पास थर्ड होगा, ये थर्ड करेक्ट आंसर इसका बनेगा। आगे नेक्स्ट फिर कह रहा है फाइंड द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ नीड्स एज बाय मैस्लो एंड हिज नीड ऑफ हिरार्की थ्योरी। मैस्लो ने अपनी नीड ऑफ हिरार्की थ्योरी दे रखा है, जिसमें उसने अपने पास बता रखा है कि कैसे कैसे हम मोटिवेशन करने के लिए उनकी नीड्स को पूरा करते हुए चले। तो इसमें सबसे पहले आता है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स, ये फर्स्ट है। देन आता है बिलोंगिंगनेस नीड्स, ये अपने पास सेकंड है। देन आता है स्टीम नीड्स, ये अपने पास जो है थर्ड है। देन आता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स, ये अपने पास लास्ट होता है फोर्थ। तो करेक्ट आंसर अपने पास बन जाएगा बी ए, उसके बाद डी और सी, बी ए डी सी। तो थर्ड ऑप्शन अपने पास यहाँ पे जो है सही बन जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट 42 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोसेस ऑफ इंसाइटमेंट और इंड्यूसिंग सबऑर्डिनेट्स टू एक्ट इन अ डिजायर्ड मैनर टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। ये मोटिवेशन की डेफिनेशन होगी। आप इंसाइटमेंट को ऐसे भी बोल सकते हो स्टिमुलेटिंग। स्टिमुलेटिंग का मतलब होता है कि प्रभाव डालना, इंड्यूस करना सबऑर्डिनेट्स को कि वो इस तरीके से एक्ट करें, एक डिजायर्ड मैनर में एक्ट करें, ताकि ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स हैं अपने पास वो क्या हो जाए, पूरे हो जाए। ये मोटिवेशन होता है। मोटिवेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिससे आप अपने सबऑर्डिनेट्स को एक डिजायर्ड मैनर में काम करने के प्रति प्रेरित करते हो, तो वो आपके पास मोटिवेशन में काउंट होगा। अगला 41 में अपने पास कह रहा है मैच करना है लिस्ट 1 को लिस्ट नंबर 2 के साथ। कह रहा है चूजिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट कैंडिडेट। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट कैंडिडेट को चूज करना अपने पास जो है ये सिलेक्शन प्रोसेस होता है। तो ए का तो 1 ही हो गया। ए का 1 कहां पे लिखा है, यहां लिखा है, यहां लिखा है, यहां लिखा है, तो 4 तो नहीं हो सकता। इसके अलावा लर्निंग द स्किल्स रिलेटेड टू जॉब, तो ये अपने पास ट्रेनिंग होता है, ट्रेनिंग। ये सी का 4 कहां पे है, यहां पर है, और कहीं पे सी का 4 नहीं है, तो यही करेक्ट आंसर होगा थर्ड। इसके अलावा और भी चेक कर लो, सर्चिंग फॉर प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉइज। प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉइज को सर्च करना मतलब नए से नए लोगों को, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बुलाना, ये रिक्रूटमेंट है। और क्योंकि रिक्रूटमेंट है तो ये डी का अपने पास हो जाएगा थर्ड, डी का थर्ड। इसके अलावा कैंडिडेट को गिवन करा एक इंट्रोडक्शन टू सुपीरियर, ये ओरिएंटेशन है। उसको नए नए लोगों से मिलाना, कंपनी की जॉब को समझाना, कंपनी में जो बाकी लोग हैं उनसे उनको मिलवा के उनका एक ओरिएंटेशन करवाना, ये सब ओरिएंटेशन में काउंट होता है। तो बी का सेकंड अपने पास, ये थर्ड पार्ट इसका सही होगा। देन अपने पास 40 में अपने पास है इट इज अ जॉइंट प्रोग्राम ऑफ ट्रेनिंग इन विच एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड बिजनेस फर्म कोऑपरेट। ये एक जॉइंट प्रोग्राम होता है किसी भी ट्रेनिंग का जहां पे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और बिजनेस फर्म कोऑपरेट करते हैं। इसको इंटर्नशिप बोलते हैं, आर्टिकलशिप बोलते हैं। जहां पे जैसे मैं अपने सीए इंस्टीट्यूट के हिसाब से बताऊं तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मतलब आईसीआई, बिजनेस फर्म का मतलब सीए फर्म्स। ये आपस में कोऑपरेट करके इंटर्नशिप्स करवाते हैं और उन्हीं इंटर्नशिप के द्वारा बच्चा आगे फाइनल का पेपर में अपीयर हो सकता है। तो दिस इज इंटर्नशिप ट्रेनिंग, 40 का थर्ड। आगे फिर अपने पास है 39 में कह रहा है करेक्ट सीक्वेंस बताइए सिलेक्शन प्रोसेस का। तो सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले हम लोग सिलेक्शन टेस्ट लेते हैं। सिलेक्शन टेस्ट के बाद हमारा एम्प्लॉयमेंट का इंटरव्यू होगा, तो दिस इज 1, दिस इज 2। देन हम लोग अपने पास जो है रेफरेंस चेक करते हुए चलेंगे, दैट इज थर्ड। और फिर हम सिलेक्शन डिसीजन को मेड करते हुए चलेंगे। आप इसमें ऐसे भी करके चल सकते हो, सोचने का तरीका यह है सिलेक्शन प्रोसेस में आप सिलेक्शन डिसीजन ही सबसे आखिरी में लोगे, ये सबसे आखिरी में लोगे। तो ऐसा ऑप्शन चुन लो जहां पे ए सबसे आखिरी में हो। ए सबसे आखिरी में 4 में है तो 4 ही करेक्ट आंसर है। अदरवाइज सी बी डी ए इसका आंसर जो ये बन जाएगा, दिस विल बी द करेक्ट आंसर। 39 के बाद है अपने पास 38 में अपने पास पढ़ेंगे आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स अंडर द प्लानिंग फंक्शन। प्लानिंग की प्रोसेस स्टार्ट होती है सेटिंग अप ऑफ टारगेट से। तो सेटिंग अप ऑफ टारगेट्स ऑब्जेक्टिव्स बोल सकते हो ए। तो ए से जो शुरू हो रहा होगा वो अपने पास करेक्ट होगा, ये गलत है, ये गलत है। इसके बाद होता है कि हम अपनी अजम्पशन सेट करते हैं, यानी डेवलपिंग प्रीमिसेस। तो ए के बाद जो सी होगा वो सही होगा, यानी फर्स्ट भी गलत हो गया, तो सेकंड ऑप्शन सही होगा। फिर हम आइडेंटिफाई करते हैं अल्टरनेटिव कोर्सेज को, उनको इवैल्यूएट करते हैं, देन सेलेक्ट करते हैं बेस्ट, इंप्लीमेंट करते हैं बेस्ट। तो ये अपने पास का आंसर बन जाएगा ए सी बी डी, करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद 37 में बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। इसमें से कौन सा बिजनेस इन्वायरमेंट का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। बिजनेस इन्वायरमेंट के कई कैरेक्टरिस्टिक होते हैं जिसमें इंटर रिलेटेड उसका कैरेक्टरिस्टिक होता है कि बिजनेस इन्वायरमेंट के अलग अलग फोर्सेस आपस में इंटर रिलेटेड है। कैसे इंटर रिलेटेड है? मान लीजिए कि किसी पॉलिटिकल पार्टी के चेंज होने से सेंसेक्स में या फिर निफ्टी में चेंज आ गया, शेयर मार्केट गिर गया या उठ गया, कुछ ऐसा हो गया,
तो ये जो अपने पास है पॉलिटिकल एनवायरनमेंट को और इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को आपस में जोड़ देता है, तो इट शोज इंटररिलेटेडनेस, ये बिजनेस एनवायरनमेंट का फीचर होता है, तो दिस विल बी रॉन्ग आंसर। एक्सटर्नल फोर्सेस बिजनेस एनवायरनमेंट में होती है जिन पे हमारा कंट्रोल नहीं है, ये भी फीचर है। रिलेटिविटी बिजनेस एनवायरनमेंट की होती है बिजनेस के ऊपर, रिलेटेड चीजें बिजनेस एनवायरनमेंट पे रिलेटेड चीजों की तरह से इंपैक्ट डालते हैं। मान लो सरकार ने कोई लिक्वर पॉलिसी अपने पास जो वो चेंज कर दी, तो जितने भी बिजनेस जो लिक्वर से कनेक्टेड है उनमें दबाव डल जाएगा, उनमें प्रभाव डल जाएगा। सिमिलरली मान लीजिए सरकार ने कोई पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट को इनबिल्ट करवा दिया ऑटोमोबाइल्स के अंदर, तो सारा ऑटोमोबाइल सेक्टर रिलेटिव जो होगा वो अपने पास यहाँ पे प्रभाव में आ जाएगा। तो ये तीनों इसके फीचर है। लेकिन मार्केट ओरिएंटेशन एंड प्रोडक्ट ये फीचर नहीं है, ये बिजनेस एनवायरनमेंट का फीचर नहीं है। मार्केट ओरिएंटेशन एंड प्रोडक्ट का मतलब है कि मार्केट से जान पहचान करना और उसके मुताबिक अपने प्रोडक्ट को जाके निकालना, तो ये मार्केटिंग के अंदर आएगा, ये बिजनेस एनवायरनमेंट का फीचर नहीं आएगा। दिस विल बी 37 का थर्ड आंसर। इसके बाद 36, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ लीगल एनवायरनमेंट। लीगल एनवायरनमेंट का इसमें कौन सा एग्जांपल है? डेथ और बर्थ रेशियो, ये सोशल एनवायरनमेंट के अंदर काउंट होते हुए चलता है। आगे प्रिवेलिंग पॉलिटिकल सिस्टम, ये पॉलिटिकल में काउंट होता है। पब्लिक डेट, ये इकोनॉमिक के अंदर काउंट होते हुए चलता है। देन अपने पास ट्रेड यूनियन एक्ट, एक्ट मतलब लीगल, तो दिस विल बी लीगल एनवायरनमेंट। 36 का सेकंड ऑप्शन जो सही हो जाएगा। 35 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का इसमें कौन सा एग्जांपल है? मनी सप्लाई इन इकोनॉमी, यही आंसर है। बाकी चेक कर लो। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री, पॉलिटिकल लीगल के अंदर काउंट होते हुए चलेगा। पॉपुलेशन शिफ्ट, ये भी अपने पास जो है सोशल के अंदर काउंट होते हुए चलेगा। एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ये भी सोशल के अंदर काउंट होते हुए चलेगा। तो अल्टीमेटली इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का मेन आंसर है मनी सप्लाई इन इकोनॉमी। मनी सप्लाई 35 का फर्स्ट पार्ट करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा कौन सा डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट जो है इसमें ऑनलाइन बुकिंग ऑफ एयर टिकट जो इंक्लूड होगा? तो ऑनलाइन बुकिंग ऑफ एयर टिकट्स का मतलब है टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। तो टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट अपने पास जो है लीगल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्निकल, टेक्निकल आंसर इसका होना चाहिए। टेक्निकल आंसर इसका जो अपने पास होना चाहिए, विच अंडर विच डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट ऑनलाइन बुकिंग ऑफ एयर टिकट इज इंक्लूडेड। टेक्निकल डायमेंशन ही अपने पास जो वो होते हुए चलेगा। इसके अलावा 33 अपने पास मैच द फॉलोइंग के लिए आ रहा है। मैच द फॉलोइंग में अपने पास मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स में आपको इसको लेके चलना है, ठीक है। मैनेजमेंट प्रिंसिपल सबसे आसान इसमें ढूंढो। इक्विटी सबसे आसान, इक्विटी इसमें होता है जिसमें हम कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे, तो ढूंढो कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। तो कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। लो भाई अपने पास डिस्क्रिमिनेशन, काइंडलीनेस एंड जस्टिस को अपने पास जो है एम्फेसिस करना है, यही इसका होगा सेकंड का बी। अच्छा और देख लो, एस्पिरिट द कॉर्प्स मतलब यूनिटी को प्रमोट करना है, एकता में ही बल है, यूनिटी इज स्ट्रेंथ, उसको प्रमोट करना है। प्रमोट टीम स्पिरिट, तो थर्ड का अपने पास डी होगा। तो थर्ड का डी कहां पे लिखा हुआ है वो पढ़ ले। थर्ड का डी यहां पे लिखा हुआ है थर्ड में, और सेकंड का बी कहां पे लिखा हुआ है? सेकंड का बी यहां पे लिखा हुआ है, ये थर्ड आंसर ही सही होगा। इंप्लॉय टर्नओवर को आपने मिनिमाइज करना है, तो ये स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल ही है, ए का फर्स्ट होगा। चेन ऑफ अथॉरिटी कम्युनिकेशन, ये स्केलर चेन है, तो सी का फोर्थ होगा। तो ये आंसर करेक्ट आंसर आपके पास थर्ड बन जाएगा। इसके अलावा नेक्स्ट अपने पास है 32 में कह रहा है द एम ऑफ विच टेक्निक इज गिवन बाय टेलर टू रिड्यूस अ गिवन लाइन और प्रोडक्ट टू फिक्स टाइप, साइजेस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। ये कह रहा है कि आप गिवन प्रोडक्ट लाइन को रिड्यूस करो, या फिर प्रोडक्ट को रिड्यूस करो, या प्रोडक्ट को फिक्स टाइप तक ही खाली स्ट्रिक्ट कर दो, साइजेस में ही स्ट्रिक्ट कर दो। इसका मतलब है ज्यादा चीजें मत करो, कम चीजें करो, लेकिन कम चीजों को बढ़िया तरीके से करो। तो ये टेलर की कौन सी स्टडी के थ्रू होता है? इसका होता है स्टैंडर्डाइजेशन। तो करेक्ट आंसर होगा आपका स्टैंडर्डाइजेशन। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब है काम कम करें, लेकिन जो काम कम कर रहे हैं उसको बहुत बेहतर तरीके से करें। अगर आप एक ही प्रोडक्ट के मल्टीपल वेरिएंट्स बना के बैठे हैं और वो मल्टीपल वेरिएंट बनाने में आपकी एनर्जी भी लग रही है, तो उन प्रोडक्ट के वेरिएंट्स को कुछ कम वेरिएंट्स के अंदर लेकर आ जाओ और उसके ऊपर अपना जो काम है वो चलाओ। तो 32 का आंसर अपने पास बन जाएगा थर्ड, क्योंकि बाकियों का मतलब होता है मेथड स्टडी, मतलब कि काम को करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, पर आपको साइंटिफिक मैनेजमेंट के थ्रू एक बेस्ट मेथड को चुनना है। टाइम स्टडी का मतलब है कि किस चीज में कितना समय लगना चाहिए, और टाइम अपने पास जो कि बेकार की चीजों में डिवोट हो रहा है उसको कैसे रिड्यूस किया जाए। फंक्शनल फोरमैनशिप, एक आदमी की डेवलपमेंट 4 अलग अलग लोग और 4 अलग अलग लोग मिलकर करवाते हैं। 4 अलग लोग उसको कुछ और काम सिखाएंगे, 4 अलग लोग उसको कुछ और काम सिखाएंगे, तो ये उसमें होता है। तो करेक्ट आंसर स्टैंडर्डाइजेशन इसका बनेगा। आगे 31 अगेन अपने पास जो है मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स के लिए एमसीक्यू। आइए जरा फटाफट से एक और बार देखेंगे कैसे। सबसे पहले है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का मतलब है ओबीडियंस टू रूल्स। तो ओबीडियंस टू रूल्स मतलब ए का थर्ड आएगा। अब ए का थर्ड देखो, एक में ही आ रहा है फोर्थ, तो फोर्थ आंसर आपका सही होगा, पर फिर भी चेक कर लो। रेम्यूनरेशन जस्ट एंड इक्विटेबल होना चाहिए, ये रेम्यूनरेशन वाला प्रिंसिपल है। वन हेड वन प्लान, ये आपके पास यूनिटी ऑफ कमांड है। एंड वन बॉस फॉर एवरी इंडिविजुअल, वन हेड वन प्लान यूनिटी ऑफ डायरेक्शन होगा। वन बॉस फॉर एवरी इंडिविजुअल, ये यूनिटी ऑफ कमांड होगा। तो दिस विल बी द करेक्ट आंसर, फोर्थ अपने पास का करेक्ट आंसर बनेगा। इसके अलावा फिर है 30
आइडेंटिफाई द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट वेयर टेलर ने एम्फोसिस डाला इंट्रोडक्शन ऑफ मेथड ऑफ साइंटिफिक इंक्वायरी इनटू द डोमेन ऑफ मैनेजमेंट प्रैक्टिस। ये इसका आंसर है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। साइंस नॉट रूल ऑफ थंब ये कहता है कि आप काम करने के बहुत सारे अच्छे अच्छे तरीके हो सकते हैं, लेकिन जो साइंटिफिक मैनेजमेंट का पूरा हिसाब किताब देखकर एक मेथड निकलेगा वो बाकी सारे मेथड को रिप्लेस कर देगा। तो करेक्ट आंसर होगा साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, क्योंकि एक नया मेथड आएगा जो कि साइंटिफिक मैनेजमेंट से आएगा और वो बाकी सारे जितने भी मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स होंगे उनको रिप्लेस करेगा, वो सबसे ज्यादा रिजल्ट आपको निकाल के देगा। आगे फिर है 29 में कह रहा है मैनेजर कैन लुक इनटू फ्यूचर एंड मेक अ चॉइस अमंग वेरियस अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन। कह रहा है आइडेंटिफाई द सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजरियल फंक्शन हाइलाइटेड इन दिस स्टेटमेंट। मैनेजर चाहे तो फ्यूचर में देखकर अपनी चॉइस मेड कर सकता है अमंग वेरियस अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। तो चॉइस मेक करना अमंग वेरियस अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन एक तरह से डिसीजन की बात हो रही है कि बहुत सारे अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन में कौन सा सबसे बेस्ट होगा मैं उसको डिसाइड कर लूं। तो डिसीजन मेकिंग की बात हो रही है। तो डिसीजन मेकिंग ढूंढे, फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग, करेक्ट आंसर होगा 29 का फोर्थ पार्ट। इसके अलावा फिर आपसे कह रहा है 28 में कह रहा है पॉलिसी फॉर्मेशन सर्व्स करता है एज अ बेसिस ऑफ कोऑर्डिनेटिंग द एक्टिविटीज एंड एफर्ट्स ऑफ डिफरेंट डिविजन्स, डिपार्टमेंट्स एंड इंडिविजुअल। इट हेल्प्स इन अवॉइडिंग कंफ्यूजन, ये टैगलाइन है, एंड मिसअंडरस्टैंडिंग। आइडेंटिफाई द सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजरियल फंक्शन हाइलाइटेड इन दिस स्टेटमेंट। ये क्या चीज है? कह रहा है पॉलिसी फॉर्मेशन इस तरीके से होता है कि हम कोऑर्डिनेट करेंगे एक्टिविटीज को, एफर्ट्स को ऑफ डिफरेंट डिवीजन, इंडिविजुअल्स एंड डिपार्टमेंट्स। इससे कंफ्यूजन कम से कम होगी, मिसअंडरस्टैंडिंग कम से कम होगी। कंफ्यूजन कम से कम होने का मतलब यह है कि सबको पता है क्या काम करना है, सबको पता है कि कौन सा काम किसने करना है, तो कोई भी डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट नहीं होगा, डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट नहीं होगा, बिकॉज एवरीबडी नोज व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। सबको पता है अपना अपना काम क्या है। तो करेक्ट आंसर बनेगा रिड्यूस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज। ये इसकी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि डिसीजन मेकिंग तो तब होता जब अल्टरनेटिव में से आप किसी एक को चूज करते। रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी तब होता जब फ्यूचर में जो आप करने जा रहे हो उसकी आप गारंटी नहीं दे सकते। एंड डायरेक्शन इसके अंदर तब होता जब इसके अंदर अपने पास हमें पहले से पता होता कि ये सीक्वेंशियल स्टेप्स फॉलो करने हैं। जबकि यहां पे बोल रहा है कंफ्यूजन कम से कम होगी, मिसअंडरस्टैंडिंग कम से कम होगी। इसका मतलब है कि डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट नहीं हो रहा, मैंने जो काम करा वो काम कोई और नहीं कर रहा होगा, तो इसलिए ओवरलैपिंग कम से कम होगी, वेस्टफुल एक्टिविटीज कम से कम होगी। फोर्थ आंसर सही बनेगा। इसके बाद 27 में कह रहा है कि चेंजेस और इवेंट्स कैन नॉट बी एलिमिनेटेड बट दे कैन बी एंटिसिपेटेड एंड मैनेजरियल रिस्पॉन्सेज टू देम कैन बी डेवलप्ड। चेंजेस और इवेंट को आप एलिमिनेट नहीं कर सकते, मतलब फ्यूचर अनसर्टेन है, तो अनसर्टेनिटी के बारे में बात कर रहा है। डोंट नो अनसर्टेनिटी, कह रहा है कौन सा सिग्निफिकेंस जो है यहां पे हाईलाइट हो रहा है, तो रिड्यूसेस रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे 26 में कह रहा है इफ द गोल्स आर वेल डिफाइंड एम्प्लॉइज आर अवेयर ऑफ व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन हैज टू डू, व्हाट दे मस्ट टू डू टू अचीव दीज गोल्स। इसमें कौन सा मैनेजरियल फंक्शन जो है वो हाईलाइट हो रहा है, क्या उसकी इंपॉर्टेंस हाईलाइट हो रही है। तो भाई क्या करना है और क्या उनको करना पड़ेगा इन गोल्स को अचीव करने के लिए, मतलब क्या हमारे गोल्स हैं और गोल्स को अचीव करने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो ये आपको एक पाथ बताएगा, पाथ मतलब एक डायरेक्शन बता रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर बनेगा डायरेक्शन, कहीं पे डायरेक्शन हो तो वो सही है, प्रोवाइड्स डायरेक्शन, ये आपका करेक्ट आंसर बनेगा 26। इसके बाद आपके पास है 25 में आगे चेक करेंगे आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट हाइलाइटेड इन अबव केस। हमने उसके बिना इसको कर दिया, लेकिन जो ये केस स्टडी है उसको अपने पास पढ़ लें पूरी कि यहाँ पे कौन सा अपने पास जो फंक्शन लग रहा है पढ़े। इन्होंने केस स्टडी में बोला है नेक्स्ट 5 क्वेश्चन, ऑल्दो हमने वो कर लिए हैं क्योंकि स्टेटमेंट उसके अंदर लिखी थी, पर एक बार इसको पढ़ ले। इंडियन ऑयल इज द लार्जेस्ट कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन, इट इज द टॉप रैंक Indian company in Fortune Global. Indian Oil vision is driven by the group of dynamic leaders who have made it a name to reckon with. With an over 34,000 strong workforce, a Maharatna company, Indian Oil has been helping to meet India's energy demands, reaching petroleum products in every part of India for over 5 decades. 5 decades मतलब 50 साल से चल रहा है. It plans to increase business operation all around the world. Company plans to invest इतना in 18 acquisition and plan to expand overseas. Plan के बारे में बात चल रही है. कंपनी बिलीव करती है इफ गोल्स आर वेल डिफाइंड, अगर गोल्स वेल डिफाइंड होंगे, एम्प्लॉइज को पता होगा अपने पास क्या करना है, कैसे करना है, तो वो उसको अच्छे से कर पाएंगे। आगे चेंजेस और इवेंट्स कैन नॉट बी एलिमिनेटेड, अनसर्टेनिटी की बात हो रही है। इट हेल्प्स इन अवॉइडिंग कंफ्यूजन एंड मिसअंडरस्टैंडिंग, तो नो ओवरलैपिंग की बात हो रही है। तो उसने बोला कौन सा फंक्शन यहाँ पे हाईलाइट हो रहा है, 3 जगह पे प्लान कर रहा है, इसका मतलब प्लानिंग फंक्शन यहाँ पे हाईलाइट हो रहा है। ऑर्गेनाइजिंग तब होता जब मैं ड्यूटीज को यहाँ पे लिख के देता, स्टाफिंग तब होता जब मैं रिक्रूटमेंट सिलेक्शन की बात कर रहा होता, डायरेक्टिंग तब होता जब मैं मोटिवेशन, लीडरशिप, सुपरविजन, कम्युनिकेशन की बात कर रहा होता,
कुछ भी नहीं करा तो इसकी बात हो रही है प्लानिंग, अपने पास जो करेक्ट आंसर इसका बन जाएगा। 24 में बोल रहा है, 24 में भी केस स्टडी है। पहले केस स्टडी पे आते हैं, यहां से चलेंगे। कह रहा है जस्ट फूडी इज अ फूड चेन ऑफरिंग डिफरेंट स्नैक्स लाइक चिप्स, बिस्किट, चोको चिप कुकीज एंड केक्स थ्रू देयर ओन रिटेल आउटलेट्स। रिटेल आउटलेट से ये लोग कर रहे हैं। टू मेक देयर प्रोडक्ट अवेलेबल टू कस्टमर एट द राइट टाइम, राइट प्लेस, दे आर ऑल्सो सेलिंग देयर प्रोडक्ट टू ग्रोसरी स्टोर्स इन एडिशन टू देयर ओन आउटलेट्स। ग्रोसरी स्टोर्स पे भी अपना माल बेच रहे हैं इन एडिशन टू देयर ओन आउटलेट्स। कह रहा है द टेस्ट, क्वालिटी एंड पैकिंग आर गिवन इन utmost care. They are offering good quality, so they are able to charge higher prices. अच्छी क्वालिटी दे रहे हैं तो हायर प्राइसेस चार्ज कर रहे हैं फ्रॉम कॉम्पिटिटर्स। To increase their sale, they are using different offers like free gifts, cashbacks. They are offering discounts to customer on various occasions. All these considerations have made Just Foodie a complete success, and they are able to win over different competitors in the market, and their market share is rising continuously. आपसे बोल रहा है In the above case, Just Foodie is using various variable of marketing mix. Marketing mix में 4 चीजें आती हैं, अगर आपको याद हो, PPPP मतलब कि प्राइस, प्लेस, प्रोडक्ट, प्रमोशन। इसमें कह रहा है कि अब आप ये बताते चलिए कि सबसे पहले टू मेक देयर प्रोडक्ट अवेलेबल टू कस्टमर एट राइट टाइम, राइट प्लेस। ये कौन से पी की इसके अंदर जो बात हो रही है, तो इसमें पी की बात हो रही है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। सही टाइम पे सही जगह पे हमारा प्रोडक्ट अवेलेबल होना चाहिए, इसमें बात हो रही है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन की। कह रहा है आइडेंटिफाई द एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द टेस्ट, क्वालिटी, पैकिंग आर गिवन utmost care। आपके जो टेस्ट है, आपकी जो क्वालिटी है, आपकी जो पैकिंग है, इसके ऊपर बहुत से ज्यादा ध्यान दिया गया है। तो इसमें किसके बारे में बात हो रही है? इसमें मेन बात हो रही है प्रोडक्ट के बारे में। तो प्रोडक्ट के बारे में बात हो रही है कि प्रोडक्ट का टेस्ट कैसा होगा, क्वालिटी कैसी होगी, पैकिंग कैसी होगी। तो करेक्ट आंसर होगा प्रोडक्ट मिक्स। हालांकि प्रोडक्ट मिक्स एक्चुअली में करेक्ट आंसर नहीं होगा। प्रोडक्ट मिक्स का मतलब होता है व्हाट आर द बंडल ऑफ प्रोडक्ट यू आर गिविंग। जैसे केक, पेस्ट्रीज, कुकीज, ये सब आप दे रहे हो, इसके बंडल को प्रोडक्ट मिक्स बोला जाता है। पर क्योंकि यहां पे बात प्रोडक्ट की हो रही है, इसलिए मैंने प्रोडक्ट आंसर को ठीक करा है। आगे फिर कह रहा है अपने पास दोबारा से, दे आर एबल टू चार्ज हायर प्राइसेस देन देयर कॉम्पिटिटर्स। ये अपने कॉम्पिटिटर से ज्यादा प्राइस जो है चार्ज करके चल पा रहे हैं। तो यहां पे कौन सा एलिमेंट मार्केटिंग मिक्स का चल रहा है? तो प्राइस मिक्स, क्योंकि बात यहां पे जो है प्राइस की होते हुए चल रही है। आगे टू इंक्रीज देयर सेल्स दे आर यूजिंग डिफरेंट ऑफर्स, फ्री गिफ्ट्स, कैशबैक्स एटसेट्रा एटसेट्रा। यहां पे कौन सा मार्केटिंग मिक्स का एलिमेंट लग रहा है? तो यहां लग रहा है प्रमोशन। 23rd का आंसर हो जाएगा थर्ड। टू इंक्रीज देयर सेल दे आर यूजिंग डिफरेंट ऑफर्स लाइक फ्री गिफ्ट्स, कैशबैक, दे आर ऑफरिंग डिस्काउंट टू कस्टमर ऑन वेरियस ओकेजन। कौन सा टूल ऑफ प्रमोशन मिक्स लग रहा है? अब प्रमोशन मिक्स भी 4 प्रकार का होता है, एडवर्टीजमेंट, पर्सनल सेलिंग, पब्लिक रिलेशन और सेल प्रमोशन। तो ये जो छोटी छोटी चीजें आप डिस्काउंट देते हो, कैशबैक देते हो, क्वांटिटी गिफ्ट देते हो, ये सब सेल प्रमोशन में आता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सेल्स प्रमोशन। ये अच्छा क्वेश्चन है। 25th हम लोगों ने कर लिया था और ऊपर आएंगे और कोई केस स्टडी। अब केस स्टडी नहीं, अब यहां पे 19 कह रहा विच आर दी फॉलोइंग एडवांटेजेस ऑफ फंक्शनल स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। फंक्शनल स्ट्रक्चर के क्या क्या इसके अंदर जो है फायदे हैं? तो सबसे पहला लीड्स टू ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन। ये बात सही बोल रहा है। ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन का मतलब है कि जो लोग काम कर रहे हैं जिस फील्ड में, उस फील्ड में बेहतर हो जाएंगे। तो फंक्शनल स्ट्रक्चर के अंदर ये वाकई में होता है, क्योंकि फंक्शनल स्ट्रक्चर में डिपार्टमेंट फंक्शंस के आधार पे बने हैं। तो यहां पे ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन आपको मिल जाएगी। आगे प्लेसेस लेस एम्फेसिस ऑन ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। भाई ये तो गलत है। फंक्शनल स्ट्रक्चर कभी भी ये नहीं कहता कि ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स की तरफ कम ध्यान देना है, ये गलत है। आगे फिर कह रहा है प्रमोट कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल विद इन अ डिपार्टमेंट। ये तो ठीक बोल रहा है कि अगर आप कोई भी स्ट्रक्चर बनाते हो, उससे कोऑर्डिनेशन कंट्रोल जो है किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर आ जाता है। क्योंकि डिपार्टमेंट बनाने का मेन रीजन ही ये है कि लोग आपस में ना लड़े, अपना काम अपने अपने तरीके से करें, तो कोऑर्डिनेशन कंट्रोल अपनी तरफ से बनेगा। इंक्रीजेस ऑपरेशनल एफिशिएंसी। भाई ये तो वैसे ही है, फंक्शनल स्ट्रक्चर आपकी ऑपरेशनल एफिशिएंसी को भी बूस्ट कर देता है। तो कौन कौन से इसमें एडवांटेज है? तो एडवांटेज इसमें अपने पास 3 हो गए, एक ए हो गया, एक सी हो गया, एक डी हो गया। तो ए सी डी ये करेक्ट आंसर है। मैंने आपको ऐसा भी बताया है कि जब आपको एडवांटेज ढूंढने पड़े तो एडवांटेज में ना ये ध्यान रखा करो, कोई एक लिमिटेशन दे देगा या 2 लिमिटेशन दे देगा, उनको हाईलाइट करके अपने पास जो है उनको अवॉइड कर दो, बाकी सब आंसर्स होंगे। आगे 18 में कह रहा है, 18 में कह रहा है अगेन मैच के हिसाब से चलेंगे। कह रहा है इंटेलिजेंस टेस्ट। ये कौन सा टेस्ट होता है? इंटेलिजेंस टेस्ट इंडिकेटर पर्सन कैपेसिटी टू डेवलप, गलत। क्लोज टू पर्सन इमोशन वैल्यूज, ये भी गलत। मेजर एग्जिस्टिंग स्किल्स, ये भी गलत। इंडिकेटर ऑफ पर्संस लर्निंग एबिलिटी एंड एबिलिटी टू मेक जजमेंट्स, ये सही है। ए का 4 खाली सेकंड के अंदर अपने पास आ रहा है, तो करेक्ट आंसर 18 का 2 बनेगा, पर बाकी भी चेक कर लेते हैं।
एप्टीट्यूड टेस्ट का मतलब होता है कि आपकी पर्सन की कैपेसिटी कैसी है डेवलप करने की, तो ये एप्टीट्यूड टेस्ट में आएगा। इसके बाद अपने पास है कि पर्सनैलिटी टेस्ट अपना होता है, जिसमें आपके पास हम पर्सन की इमोशंस और वैल्यूज को जज करते हुए चलते हैं, और एग्जिस्टिंग सेट ऑफ स्किल्स जो अपने पास है वो आपके ट्रेड टेस्ट को हाईलाइट करते हुए चलता है। तो दिस विल बी दी करेक्ट ऑप्शन, ये आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है की पोजीशन टॉप लेवल मैनेजमेंट की कहां पर होगी? टॉप लेवल मैनेजमेंट की पोजीशन, प्रोडक्शन मैनेजर तो मिडल में जाएगा, प्लांट सुपरवाइजर लोअर में जाएगा, मार्केटिंग मैनेजर मिडल में जाएगा, मैनेजिंग डायरेक्टर ये टॉप में जाएगा, तो टॉप लेवल मैनेजमेंट में मैनेजिंग डायरेक्टर आएगा। 16 में कह रहा है, 16 में कोई केस स्टडी है क्या? नहीं, कोई केस स्टडी नहीं है। 16 में कह रहा है मैनेजमेंट ऑलवेज वर्क्स बाय कीपिंग एन एंड रिजल्ट और एम टू ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट ऑलवेज वर्क्स करता है बाय कीपिंग एन एंड। कीपिंग एन एंड का मतलब है कि अपना अंत में हम लोग जो भी गोल्स हैं, एम है, उनको फुलफिल कर लेंगे। कह रहा है ऑल एक्टिविटीज ऑफ मैनेजर आर डायरेक्ट टुवर्ड्स द एंड रिजल्ट, ये एंड रिजल्ट की तरफ डायरेक्ट होता है। इन अबव स्टेटमेंट में कौन सा फीचर लग रहा है? मैनेजमेंट मल्टी डायमेंशनल है, गलत, क्योंकि ऑपरेशन पीपल और अपने पास ऑपरेशन पीपल और वर्क, इनको अपने पास जो अगर हम मैनेज करें मल्टी डायमेंशनल बनता है। कॉन्टिन्यूअस तब होता है जब ये कॉन्टिन्यूअस लूप में चलता रहे। मैनेजमेंट इनटेंजिबल है, ये भी इसमें नहीं लग रहा, ये भी गलत है। मैनेजमेंट गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है, ये सही है, क्योंकि फोकस यहां पे हमारा सारा का सारा गोल्स को अचीव करने के ऊपर होता है। 15 में कहता है आकाश इंडस्ट्रीज ने इंस्टॉल करा एक वेस्ट रिसाइकलिंग प्लांट इन इट्स प्रीमाइसेस एंड डज नॉट डंप देयर वेस्ट इनटू मटेरियल एनीमोर। डंप देयर वेस्ट मटेरियल एनीमोर, अच्छा अब ये डंप नहीं करते हैं, इन्होंने रिसाइकलिंग प्लांट अपने पास जो ही करा है। दिस प्लांट इज प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट टू मेनी पीपल। ओके, आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट, जो कि यहाँ पे कंपनी ने करा। ये सोशल ऑब्जेक्टिव होगा। सोशल ऑब्जेक्टिव इसलिए क्योंकि पहली बात तो ये हो गया कि ये रिसाइकलिंग प्लांट को लेकर आए हैं, तो सोसाइटी की तरफ कंसर्न दिखा रहे हैं। दूसरा, इन्होंने बहुत लोगों को एम्प्लॉयमेंट दी, तो ये भी सोशल वेलफेयर है, तो अल्टीमेटली सोशल ऑब्जेक्टिव इसका करेक्ट आंसर। 14 में कह रहा है कोऑर्डिनेशन यूनिफाई करता है अनरिलेटेड इंटरेस्ट को इनटू पर्पसफुल एक्टिविटी। कौन सा इसमें नेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन है? कोऑर्डिनेशन परवेसिव है, गलत, परवेसिव तो ऑल लेवल होता है। कोऑर्डिनेशन कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, ये भी गलत, कि कोऑर्डिनेशन की प्रोसेस कभी रुकती नहीं है। कोऑर्डिनेशन इंश्योर करता है यूनिटी ऑफ एक्शन, ये हो सकता है। कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट करता है ग्रुप एफर्ट्स को, यूनिफाइज अनरिलेटेड इंटरेस्ट, इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट्स, ये सही आंसर है इसका। तो कोऑर्डिनेशन अपने पास इंटीग्रेट करता है, यानी कि जोड़ता है अलग अलग लोगों के जो एफर्ट्स है उनको, तो ये करेक्ट आंसर इसका 14 का 4 बनेगा। आगे 13 में कह रहा है डेट इज चीपर बट इज मोर रिस्की। तो चीपर और रिस्की, चीपर और रिस्की, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। 13 का फर्स्ट। डेट सस्ता तो है लेकिन रिस्की बहुत है। डेट की जो कॉस्ट होती है बाकियों की कॉस्ट के मुताबिक बहुत कम होती है, लेकिन ये रिस्की बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि ये आपकी कंपनी के ऊपर एक फाइनेंशियल बर्डन डाल देगा, ईएमआई पे करने का, लोन का इंटरेस्ट पे करने का। आगे कह रहा है प्रॉपर मैचिंग ऑफ फंड रिक्वायरमेंट एंड देयर अवेलेबिलिटी इज सॉट टू बी अचीव्ड बाय फाइनेंशियल प्लानिंग। कह रहा है प्रॉपर मैचिंग ऑफ फंड्स रिक्वायरमेंट एंड देयर अवेलेबिलिटी इज सॉट टू बी अचीव्ड बाय फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग में हम यही करते हैं कि हमें कितने फंड्स चाहिए और उनकी अवेलेबिलिटी को हम इंश्योर करें, ये फाइनेंशियल प्लानिंग कहलाता है। तो 12 का आंसर 1 बन जाएगा। आगे फिर है फाइनेंशियल मैनेजमेंट एम्स टू चूजिंग द बेस्ट इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंसिंग अल्टरनेटिव बाय फोकसिंग ऑन देयर कॉस्ट एंड बेनिफिट। इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू, वैसे तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के कई सारे ऑब्जेक्टिव होते हैं, इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है, जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है, टू इंक्रीज द वेल्थ ऑफ द शेयर होल्डर। तो देख लो, इंक्रीज द वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर, पहला ऑप्शन ही सही है, फर्स्ट आंसर इसका सही होगा, 11 का फर्स्ट। फिर अपने पास है आइडेंटिफाई द फंक्शन परफॉर्म बाय सेबी। सेबी ने यहाँ पे जो है क्या फंक्शन परफॉर्म करते हुए चला है, आपने ये बताना है। इट कंट्रोल इनसाइडर ट्रेडिंग, टेक ओवर बिड्स एंड इंपोजेस पेनल्टीज फॉर सच प्रैक्टिस। भाई ये प्रोटेक्शन वाला काम कर रहा है, तो ये प्रोटेक्टिव फंक्शन है, लेकिन ये रेगुलेटरी भी हो सकता है। इट कंट्रोल इनसाइडर ट्रेडिंग, इनसाइडर ट्रेडिंग को रोकता है, टेक ओवर बिड्स को रोकता है, पेनल्टी इंपोज करता है। अब पेनल्टी इंपोज करता है तो रेगुलेटरी फंक्शन है, लेकिन कंट्रोल करता है इनसाइडर ट्रेडिंग को तो प्रोटेक्टिव है। भाई इसके दोनों आंसर हो सकते हैं, ये मैं यहां पे लिख देता हूं, कैन बी 1 कैन बी 2, दोनों आंसर इसके हो सकते हैं। ठीक है भाई, बड़े नालायक हैं, जिसमें 2 आंसर हैं वो क्वेश्चन कैसे दे रहे हैं लोग। दोनों आंसर इसके हो सकते हैं। वैसे इंपोजेस पेनल्टी जो अपने पास है रेगुलेटरी है, इनकी वजह से ये प्रोटेक्टिव है। मेरे हिसाब से दोनों आंसर इसके होने चाहिए। एक बार आप आंसर की में इसको चेक कर लेना। आगे क्वालिटीज ऑफ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर डू नॉट इंक्लूड
जो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर होता है उसके अंदर क्या क्या क्वालिटी होती है, इनमें से क्या छोड़कर, इनिशिएटिव उसमें होना चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस भाई ये भी होना चाहिए, वेल्थ क्रिएटर ये भी होना चाहिए, रिस्क अवॉइडर नालायक, रिस्क अवॉइडर नहीं होना चाहिए। तो इट डज नॉट इंक्लूड, मतलब रिस्क अवॉइडर यहां पे गलत है। तो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर में रिस्क अवॉइडर की कैपेसिटी नहीं, रिस्क टेकिंग की कैपेसिटी होनी चाहिए। 8th, 8वां कह रहा है मार्केट जहां पे एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज बॉट एंड सोल्ड होती हैं, सेकेंडरी मार्केट। जहां पे नई सिक्योरिटी बॉट या सोल्ड होती है वो प्राइमरी मार्केट है। जहां पे एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी बॉट या सोल्ड होती है वो सेकेंडरी मार्केट है। तो 8th का सेकंड आंसर आ जाएगा। 7th में कह रहा है आइडेंटिफाई करें करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ट्रेडिंग एंड सेटलमेंट प्रोसीजर। सेटलमेंट प्रोसीजर, ट्रेडिंग प्रोसीजर का करेक्ट सीक्वेंस बताएं। इन्वेस्टर हैज टू साइन अ ब्रोकर क्लाइंट एग्रीमेंट, इन्वेस्टर हैज टू ओपन अ डीमैट अकाउंट, एन ऑर्डर कंफर्मेशन स्लिप इज इशूड टू द इन्वेस्टर बाय द ब्रोकर, द ब्रोकर विल देन गो ऑनलाइन एंड कनेक्ट टू द मेन स्टॉक एक्सचेंज। अब ये तो पहले से ऑर्डर में लगा हुआ है। इन्वेस्टर हैज टू साइन अ ब्रोकर क्लाइंट एग्रीमेंट, ये ठीक है। इन्वेस्टर को अपने पास जो है एक डीमैट अकाउंट खोलना पड़ेगा, तो दिस एन ऑर्डर कंफर्मेशन स्लिप इज इशूड टू इन्वेस्टर बाय द ब्रोकर, ये भी ठीक है। द ब्रोकर विल देन गो ऑनलाइन एंड कनेक्ट टू द मेन स्टॉक एक्सचेंज, ये तो पहले से ऑर्डर में लगा हुआ है। इन्वेस्टर को एक ब्रोकर क्लाइंट एग्रीमेंट साइन करना पड़ता है, उसके बाद वो अपना डीमैट अकाउंट खुलवाएगा, फिर एक ऑर्डर कंफर्मेशन स्लिप इशूड होगी टू द इन्वेस्टर बाय द ब्रोकर, एंड देन ब्रोकर अपने पास जो है ऑनलाइन जाएगा, कनेक्ट करेगा मेन स्टॉक एक्सचेंज पे। तो करेक्ट आंसर अपने पास बन जाएगा ABCD। तो करेक्ट आंसर अपने पास ये फर्स्ट आ जाएगा। इसके बाद 7th के बाद 6th में कह रहा है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ऑफर करते हैं मैनी बेनिफिट्स, इंपॉर्टेंट अमंग देम आर गिवन बिलो। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, उनमें से कुछ अपने पास गिवन है। सबसे पहला, प्रिस्क्राइब लाइन ऑफ कम्युनिकेशन आर नॉट फॉलोड, दस इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन लीड्स टू फास्टर स्प्रेड ऑफ इंफॉर्मेशन। ये तो सही बोल रहा है, ए तो होना ही चाहिए। चेक करो ए कहां पे है, ए फर्स्ट, सेकंड में और थर्ड में है, तो इसका मतलब 4 तो आंसर नहीं हो सकता। आगे, इट हेल्प टू फुलफिल सोशल नीड, ये भी सही बोल रहा है। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन से सोशल नीड पूरी होती है, फॉर्मल से कंपनी की जो नीड्स होती हैं वो पूरी होती हैं। तो सोशल नीड सही बोल रहा है, मतलब बी भी सही है। बी कहां पे है, बी तीनों में ही है, मतलब और चेक करना पड़ेगा। आगे, allows them to find like-minded people, this enhances their job satisfaction, give them sense of belongingness, सही बोल रहा है। C, it contribute toward fulfillment of organizational objective by compensating for inadequacies in formal organization, बिल्कुल सही बात है। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की जो खामियां होती हैं उसको इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन पूरा कर देता है, तो ये भी सही बोल रहा है। तो C कहां पे लिखा हुआ है, ये D यहां पे लिखा हुआ है, C कहां पे लिखा हुआ है, इन दोनों में C है, तो और चेक करना पड़ेगा। यूनिटी ऑफ कमांड इज मेंटेन्ड थ्रू एन एस्टैब्लिश्ड चेन ऑफ कमांड। ले भाई, एस्टैब्लिश्ड चेन ऑफ कमांड तो यहाँ पे हो ही नहीं सकती। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में एस्टैब्लिश्ड चेन ऑफ कमांड होती है, ये इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के फायदे बता रहा है, तो इसमें ये वाला पॉइंट नहीं आना चाहिए, तो डी नहीं आना चाहिए। करेक्ट आंसर होगा ABC। तो ABC, ये बी ऑप्शन सही होगा, ये भी गलत है, बी ऑप्शन सही होगा। आगे, पांचवा में कह रहा है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बेटर है इन फीचर्स की वजह से। आइए, it specify the relationship among various job position and nature of their interrelationship, this clarify who has to report to whom। स्केलर चेन यहाँ पे फॉलो होती है, तो ये बात तो सही है। ए जहां पे आ रहा है वो सही होगा, तो ए यहाँ पे आ रहा है, मतलब ये 4th ऑप्शन तो यहाँ पे गलत हो गया। अगला, it is a means to achieve objective specified in the plan as it laid down rules and procedure essential for their achievement। इसमें रूल्स रेगुलेशन फॉलोड होते हैं, तो ये सही बात बोल रहा है। ऑब्जेक्टिव्स जो भी हम लोगों ने डिसाइड करे होते हैं यहाँ पे पूरे होंगे, और ये रूल्स एंड रेगुलेशंस पहले से बता के चलता है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, तो ये भी बात सही है। इंडिपेंडेंट चैनल ऑफ कम्युनिकेशन विदाउट स्पेसिफाइड डायरेक्शन और फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन आर डेवलप बाय ग्रुप मेंबर। यहां कैसे डेवलप हो गए, ये इनफॉर्मल में डेवलप होता, फॉर्मल में डेवलप नहीं होता, तो सी गलत हो गया। सी जहां पे लिखा है वो गलत है, सी यहां है तो ये गलत है, सी यहां है तो ये गलत है, मतलब यही ऑप्शन सही होगा। और पढ़ लो, इट इज डेलिबरेटली डिजाइन बाय द टॉप मैनेजमेंट टू फैसिलिटेट स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये भी सही है, ये टॉप मैनेजमेंट डेलिबरेटली डिजाइन करता है ताकि स्मूथ फंक्शनिंग होती चले ऑर्गेनाइजेशन की, तो दिस इज आल्सो ट्रू। तो ए सही है, बी सही है, डी सही है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ABD, ए ऑप्शन। फोर्थ में अपने पास बोल रहा है अगेन मीनिंग बताना है, टर्म बताना है। राइट टू कमांड, राइट टू कमांड में अपने पास जो है अथॉरिटी, तो ए का अपने पास थर्ड, ए का थर्ड कहां पे है, ए का थर्ड 4th में है। अच्छा, आगे, ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म टास्क, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो बी का 4। अकाउंटेबिलिटी आंसरेबिलिटी है, सी का 1। एंड बेसिस ऑफ मैनेजमेंट हायरार्की, ये डेलीगेशन है, ये डेलीगेशन है, तो डी का 2nd। तो ए का 3rd, बी का 4, सी का 1st, डी का 2nd, 4th आंसर इसमें सही हो जाएगा। और आइए थर्ड,
थर्ड में कह रहा है आइडेंटिफाई द मेथड ऑफ फ्लोटेशन इन प्राइमरी मार्केट, जहां पे कंपनी सेल करती है सिक्योरिटी इन ब्लॉक एट एन एग्रीड प्राइस टू अ ब्रोकर, ये ऑफर फॉर सेल है। यहाँ पे हम लोग अपनी सिक्योरिटीज को इन ब्लॉक सेल करते हैं एट एन एग्रीड प्राइस टू अ ब्रोकर, तो यहाँ पे ये ऑफर फॉर सेल होता है। हम ब्रोकर से ये बोल देते हैं कि भाई साहब हमारे ये सिक्योरिटी हम लोग निकाल रहे हैं, आप इनको अपने पास बिकवा सको तो बिकवाओ, आपसे जो भी कमीशन वगैरह होगी वो ले लेना। तो ऑफर फॉर सेल इसके अंदर जो काउंट होते हुए चलेगा, थर्ड का आंसर ये सेकंड बन जाएगा। फिर है आइडेंटिफाई द कंज्यूमर राइट, कंज्यूमर के पास फ्रीडम है टू असेस वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स एट अ कॉम्पिटिटिव प्राइस। This implies that the marketers should offer a wide variety of product in terms of quality, brand, price, size, etc. तो इसमें कौन सा लग रहा है? राइट टू सेफ्टी गलत है, क्योंकि उसको सेफ रहना पड़ेगा। राइट टू सीक रिड्रेसल तब होता है जब आपको क्लेम विलेम मांगो। राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन ये गलत है, कोई भी नई चीज अपने पास कंज्यूमर एजुकेशन के रिगार्ड्स में आएगी वो इनको पता होना चाहिए। राइट टू बी अश्योर्ड ये सही होना चाहिए। राइट टू बी अश्योर्ड का मतलब है राइट टू इन्फॉर्म, राइट टू इन्फॉर्म ये वही चीज है राइट टू बी अश्योर्ड, कि हम आपको जो है हर चीज बता के चलेंगे, आप उसमें से अपनी अश्योरेंस ले लो कि आपको कौन सा प्रोडक्ट लेना है कौन सा प्रोडक्ट नहीं लेना है। कह रहा है ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट का करेक्ट सीक्वेंस बताओ, इसकी प्रोसेस क्या होगी। तो ऑर्गेनाइजिंग में करेक्ट कैसे होता है, सबसे पहले हम लोग करते हैं सेटिंग अप ऑफ ड्यूटीज, आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क के साथ। तो सेटिंग अप ऑफ ड्यूटीज तो यहाँ पे है नहीं, आइडेंटिफिकेशन डिवीजन ऑफ वर्क ये सी सबसे पहले आएगा। सी सबसे पहले 4 में ही आ रहा है, तो बाकी सब ऑप्शन जो गलत हो गए। इसके बाद हम करते हैं डिपार्टमेंटलाइजेशन, तो पहला ये दूसरा ये, फिर हम लोग करते हैं अपने पास जो है असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज थर्ड, और फिर हम लास्ट में करते हैं फोर्थ। तो सी बी डी ए फोर्थ में, तो फोर्थ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो दिस वाज द पेपर ऑफ बिजनेस स्टडीज जो कि 305E का है और ये बी बुकलेट का था। इसको आप लोग अपने पास जो एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। नेक्स्ट वाली क्लास में हम लोग अकाउंट्स का एक और सैंपल पेपर लेकर आएंगे, आप उसको रिकैप कर सकते हैं। टेक केयर, गॉड ब्लेस, बाय बाय।